ये लो साहब, आ गया गांव। कितना हुआ? 200 रुपया। अर्जुन ने अपनी जेब से पैसे निकाले और गांव की तरफ चल दिया। भैया एक सिगरेट देना जरा। सिगरेट तो नहीं है, यहाँ तो सब बीड़ी खैनी वाले हैं साहब। सिगरेट तो आपको इस पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। लगता है इलाके में नए हो। सलाम दरोगा साहब। दुकानदार के मुंह से ये सुनते ही अर्जुन ने देवेंद्र की तरफ हैरानी से देखा। आप पुलिस वाले हैं? देवेंद्र ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और अर्जुन को देते हुए बोला, हाँ, इस इलाके के सरताज हम ही हैं। ऐसे आप बताओ, आप कौन हो? गांव में पहले तो कभी नहीं देखा आपको। इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा। ये सुनते ही देवेंद्र ने अर्जुन की तरफ हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी को इन्फॉर्म किए एक पुलिस वाला यहाँ इस गांव में क्या कर रहा था। मैं यहाँ एक आदमी की तलाश में आया हूँ। उसका नाम है चंदन सिंह। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सक है वो। पर आपको उससे क्या काम है? एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। देवेंद्र अर्जुन को अमर के घर की तरफ ले गया। इधर अर्जुन के पीछे पीछे चंदन भी गांव पहुंच गया था। कौन है? अरे चंदन बाबू, देखिए तो आपसे कौन मिलने आया है। इंस्पेक्टर की आवाज सुनते ही अमर क्लिनिक से बाहर आया और हैरानी से अर्जुन और देवेंद्र की तरफ देखने लगा। अर्जुन इससे पहले चंदन से कभी नहीं मिला था, इसलिए वो नहीं जानता था कि चंदन कैसा दिखता है। पर अमर ये बात नहीं जानता था। ये हैं अर्जुन साहब, पटना पुलिस की तरफ से आपसे कुछ तहकीकात करने आए हैं। पटना पुलिस? अब ये क्या मुसीबत है? ये चंदन कोई कांड वांड करके भागा था क्या? पहले वो गुंडे मारने आए और अब ये पुलिस वाला। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे बस आपसे उमा शंकर केस में कुछ पूछताछ करनी है। उमा शंकर? अब ये कौन है? देवेंद्र जी, ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए मुझे डॉक्टर साहब से अकेले में पूछताछ करनी होगी। देवेंद्र वहां से जाना तो नहीं चाहता था, पर अर्जुन के कहने पर उसे वहां से जाना पड़ा। देवेंद्र के जाते ही अर्जुन ने अमर से पूछा, हाँ तो डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले उमा शंकर की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। जांच में हमें पता चला कि वो किसी घोटाले की जांच कर रहे थे। पशुपालन विभाग में अब तक ऐसी 6 मौतें हो चुकी हैं और सुनने में ये आया है कि अपने सीनियर्स के खिलाफ आवाज उठाने वालों में एक आप भी थे। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मुझे तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अर्जुन जवाब का इंतजार कर रहा था और अमर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो बोले तो क्या बोले। तभी उसे उस दिन रेडियो पर चल रही न्यूज याद आई और फिर वो गुंडे वाला किस्सा याद आया। उमा शंकर जी से इस बारे में मेरी तो बात हुई थी, पर फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। ये कहते हुए अमर के चेहरे से पसीना छूट रहा था, पर किसी तरह उसने खुद को अर्जुन के सामने संभाला और सच छिपाने की पूरी कोशिश की। अच्छा, आपको उस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, अब मैं तो एक मामूली पशु चिकित्सक हूँ। मेरा तो विभाग आना जाना भी कम ही होता था। चलिए कोई बात नहीं, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। सुना है कि कुछ दिन पहले गुंडे आपको मारने के लिए भी आए थे। वो लोग जरूर वही लोग होंगे जिन्होंने उमा शंकर को मारा था। अर्जुन ने अपनी पूछताछ खत्म की और वहां से निकल गया। अर्जुन के जाते ही अमर ने लंबी गहरी सांस ली। इधर देवेंद्र ने अर्जुन के गांव से जाते ही चौकी के फोन से किसी अननोन नंबर पर फोन मिलाया। दादा, मामला बिगड़ता जा रहा है। पटना से पुलिस ऑफिसर चंदन से पूछताछ करने आया था। अरे तुम क्या बोल रहे हो? अगर उस डॉक्टर ने कुछ उगल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। ओ निकम्मा रवि भी बस बड़ी बड़ी फेंकता है, उससे एक मामूली डॉक्टर रास्ते से हटाया नहीं गया। देवेंद्र ने फोन रखा और चौकी की तरफ जाने लगा, पर तभी वो किसी से टकराया। ये चंदन था। चंदन अमर के घर की तरफ से लौट रहा था, पर इससे पहले कि देवेंद्र उससे कुछ पूछता, वो पटना जाने वाली गाड़ी में वापस बैठ गया। मुझे लगता है वो लड़का कुछ दिन और यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। मेरे लिए अभी सच बाहर लाना ज्यादा जरूरी है, तभी लोगों की जान बच सकती है। चंदन अमर के घर तो गया था, पर फिर बिना उससे मिले ही वापस पटना लौट गया था। इधर अमर घर के बाहर बैठा अर्जुन की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। आखिर पशुपालन विभाग में चल क्या रहा है? मैंने पहले गुंडों को नजरअंदाज कर दिया, पर अब लग रहा है मामला बड़ा है। एक डॉक्टर को मारने से भला किसी को क्या मिलेगा? क्या नाम लिया था उसने? उमा शंकर। अमर दौड़कर श्याम की दुकान पर गया। गांव में यही इकलौती दुकान थी जहां पर अखबार आया करता था। श्याम, इस हफ्ते के अखबार कहाँ है? अरे वो तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कबाड़ी वाले को दे दिए। वो देखिए, वो जा रहा है। श्याम के इतना कहते ही अमर उस कबाड़ी वाले की तरफ दौड़ा। अब भैया, इस हफ्ते के अखबार मुझे चाहिए। अरे डॉक्टर बाबू, अब तो मैं इनको खरीद चुका हूँ। अरे तुमने जितने पैसे में ये अखबार खरीदे हैं, मैं तुम्हें उसका दुगना दूंगा, पर ये अखबार मुझे दो। अमर ने अपनी जेब से पर्स निकाला और 50 रुपए कबाड़ी वाले के हाथ में पकड़ा दिए।
95 के दौर में 50 रुपए की कीमत आज के 500 रुपए के बराबर थी। ऊपर से वो अखबार उतने में खरीदे भी नहीं गए थे जितने अमर ने कबाड़ी वाले को पकड़ा दिए थे। पैसे देने के बाद अमर ने वो अखबार उठाए और उन्हें चिकित्सालय ले आया। मीना इस वक्त वहीं बैठी दवाइयों की लिस्ट तैयार कर रही थी, पर जैसे ही उसने अमर को पुराने अखबार लाते देखा वो थोड़ा चौंक गई। बात क्या है? ये तो सारे पुराने अखबार हैं। फिर इनके साथ ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अमर ने एक एक करके सारे अखबारों को अच्छे से छानना शुरू किया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा। अमर ने एक अखबार को उठाते हुए कहा जो करीबन 5 दिन पुराना था और उसमें उमा शंकर की मौत की खबर छपी थी। उमा शंकर को किसी ने 3 गोलियां मारी थी और ये भी उसी पशुपालन विभाग में काम करते थे जहां चंदन काम करता था। उस दिन वो गुंडे भी चंदन को मारने ही आए थे, पर क्यों? आखिर किसी को विभाग के कर्मचारियों को मारकर क्या मिलेगा? अमर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पशुपालन विभाग में चल क्या रहा था। वहीं मीना दरवाजे पर खड़े होकर अमर को देखे जा रही थी, पर तभी संजय वहां आ गया। हाँ? संजय, तुम यहाँ? वो शाम हो गई है ना, इसलिए सरपंच जी ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। अमर ने संजय की तरफ देखा। उसे देखकर पता नहीं क्यों, पर कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसने संजय को पहले भी कहीं देखा है। वो ठीक कह रहा है। मीना, तुम जाओ, बाकी काम कल कर लेना। ठीक है, पर जरा पहले ये लिस्ट देख लो। पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है। हमारे पास ना इंजेक्शन बचे हैं और ना ही दवाइयाँ। मीना अमर को वो लिस्ट पकड़ाकर वहां से जा ही रही थी कि तभी लखन भी वहां आ गया। अरे चंदन बाबू, अच्छा हुआ कि आप यहीं पर मिल गए। गोदाम में चारा खत्म हो चुका है और आपको तो पता ही है, इस बार सूखे की वजह से जानवरों के लिए चारे की कमी है। गांव वाले बार बार चारा मांगने आ रहे हैं। तुमने विभाग में जाकर बात की? अरे मैंने उनको खत लिखा था, पर कोई भी जवाब ही नहीं आया। और आप तो खुद ही सरकारी डॉक्टर हैं, आप ही विभाग में कुछ बात कीजिए ना। अमर गांव वालों की मदद करना चाहता था, पर वो खुद पशुपालन विभाग में जाकर बात नहीं कर सकता था। लेकिन उसे ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर विभाग से स्टॉक हर महीने क्यों नहीं आ रहा था। इधर अर्जुन वापस पटना पहुंच चुका था, लेकिन पूछताछ में कुछ भी पता न लगने से वो काफी निराश था। क्या हुआ सर, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। हाँ हूँ तो। मैं चंदन से मिलने गया था, इस उम्मीद में कि कुछ पता चल जाए, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ और चंदन का तो कुछ अता पता ही नहीं है। अर्जुन हवलदार से बात कर ही रहा था कि तभी पटना पुलिस के कमिश्नर वहां आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद अर्जुन। अर्जुन, कल सीएम की रैली है और वो इसी रास्ते से गुजरने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टीम के साथ सुरक्षा के सारे इंतजाम करो। कमिश्नर के ऑर्डर पर अर्जुन ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे इलाके में गश्त लगा दी थी, पर अभी भी उसका ध्यान उसी केस पर था। वहीं इधर अमर भी पशुपालन विभाग की गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहा था। आधी रात बीत चुकी थी, पर अभी तक अमर के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। पर तभी उसे बाहर कोई सामान गिरने की आवाज आई। वो उठकर घर के बाहर गया तो हर बार की तरह इस बार भी वहां पर कोई नहीं था। वो एक बार अच्छे से देखने के लिए घर के पीछे की तरफ गया, पर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। और इससे पहले कि अमर पलट कर देखता, उस आदमी ने एक कपड़े से अमर का मुंह बंद करने की कोशिश की और अमर को मारने के लिए जेब से चाकू बाहर निकाला। कौन था ये आदमी जो अमर को चंदन समझकर मारने आया था? क्या इंस्पेक्टर अर्जुन पशुपालन विभाग में हो रही रहस्यमय मौतों की गुत्थी सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अमर खुद को बचाने के लिए छटपटाए जा रहा था और इसी छटपटाहट में अमर के हाथ के नाखून उस आदमी के हाथ और गर्दन पर लग गए। वहीं जैसे ही उस आदमी ने चाकू अमर को मारने के लिए आगे बढ़ाया, तभी धनिया ने उन्हें खिड़की से देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चंदन भैया, चंदन भैया। धनिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और घबराहट में उसने एक बड़ा सा बर्तन उस आदमी के सिर पर दे मारा। धनिया के जोर जोर से चिल्लाने से वो आदमी समझ गया था कि उसने अगर अभी अमर को मारने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए इससे पहले कि कोई उसे देखे वो वहां से भाग गया। इधर अमर ने लंबी गहरी सांस ली और वापस घर के अंदर आया। इस पूरे हादसे से धनिया काफी ज्यादा घबरा गया था और जोर जोर से रोए जा रहा था। अमर ने जोर से धनिया को गले लगाया और बोला, बस बस भाई, वो आदमी चला गया। इतना तो मेरे अपने घर वाले मेरे लिए नहीं रोए, तू क्यों रो रहा है? अमर जानता था कि भले ही वो यहाँ किसी और की जगह रह रहा था, पर धनिया की उसके लिए चिंता असली थी। वहीं सुबह अमर ने वापस आसपास की सारी जगह छानना शुरू किया ताकि कोई सबूत मिल सके। वो आदमी यही खड़ा था और उसने यहाँ से मेरा मुंह बंद कर मुझे बेहोश करने की कोशिश की। पर जिस तरह उसने मुझे पकड़ा था, उससे अंदाजन उसकी हाइट शायद धनिया जितनी होगी। कहीं ये उन्हीं में से एक तो नहीं था जो उस रात चंदन को मारने आए थे? इधर पटना में मिनिस्टर की रैली के लिए गश्त लग चुका था।
ये आम जनता की सरकार है, ये गरीब लोगों की सरकार है। और आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके हर सुख दुख को खत्म करना आज से मेरी जिम्मेदारी है। सर देख रहे हैं ना आप, नेताजी कितने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। चुनाव से पहले हर जगह पर नजर आएंगे और फिर चुनाव के बाद तो टीवी पर ही इनका दीदार होगा। तभी अर्जुन की नजर एक आदमी पर पड़ी जो उस रैली में पार्टी के कुछ लोगों के साथ बैठा था। ये आदमी, ये तो पशुपालन विभाग का सीनियर अधिकारी है ना? अर्जुन ने विभाग के एक बड़े अधिकारी को रैली में देख लिया था। रैली खत्म होने के बाद सीएम तो अपने आवास की तरफ चले गए, पर अर्जुन उस सीनियर अधिकारी का पीछा करने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक विभाग में काम करने वाला मामूली कर्मचारी आखिर सीएम की रैली में क्या कर रहा था। इधर गांव में अमर की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। काका, ये विटामिन गाय के खाने में मिलाकर दे देना, वो आराम से पहले की तरह दूध देने लगेंगी। पर जैसे ही मीना ने लिखी हुई दवाइयां देने के लिए स्टोर रूम चेक किया, वहां पर विटामिन की सिर्फ आखिरी कुछ गोलियां पड़ी थी। क्या हुआ? ये आखिरी पत्ता है, अब बाकी लोग आएंगे तो पता नहीं उन्हें मैं दवाइयाँ कहाँ से दूंगी। मीना और अमर बात कर ही रहे थे कि तभी धनिया दौड़ते हुए आया और बोला, चंदन भैया, चंदन भैया। गांव के एक आदमी ने भूख से अपनी भैंस के मरने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी। काका ने ये भैंस कर्जे पर ली थी, अब भैंस चल बसी तो बिना दूध बेचे वो कर्जा उतारते कैसे? और ऊपर से दो जवान बच्चों की जिम्मेदारी। कितने का कर्ज था? 3000 रुपए का। अब तो हम लोगों को इसकी आदत सी हो चुकी है, हर साल कोई ना कोई इस तरह आत्महत्या करता ही रहता है। वो सब कुछ देखकर अमर पूरी तरह हिल गया। उसने अपनी जिंदगी में इस तरह का मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसने फिल्मों में, न्यूज़पेपर्स में लोगों के लाखों रुपए के कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या करने के केसेस पढ़े थे। कोई प्यार में जान दे दे तो उस जज्बात को भी वो समझ सकता था, पर एक जानवर के मर जाने पर अपनी जान देना वो पहली बार देख रहा था। इस हादसे ने उसे पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था, और शायद ये पहली बार था जब उसे गांव वालों की नजर में जानवरों की असली कीमत समझ आ रही थी। इस हादसे से वो इतना शॉक में था कि ना कुछ बोले वहां से वापस क्लिनिक आया और आंखें बंद कर वहीं बैठ गया। निकल जा हमारे घर से, तेरी वजह से मेरी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तू जानता भी है तूने क्या किया है? जिस आदमी ने कभी किसी के 10 रुपए नहीं मारे, तूने उस बाप की वर्दी पर दाग लगा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? अमर चीखते हुए अचानक उठा। गांव के उस हादसे ने ना चाहते हुए भी उसे अपने अतीत को याद करने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर आकर बैठ गया। वो आसमान की तरफ देखते हुए अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने उसे पीछे से पुकारते हुए कहा, क्या हुआ? बड़ी गहरी सोच में डूबे हो। अमर ने पलट कर देखा तो ये गोपाल काका थे। अमर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। मुझे याद है, जब मैं इस गांव में आया था, गोबर में लिपटा हुआ था, तब आप ही थे जो मेरी मदद के लिए आगे आए थे। उसके बाद आप नजर ही नहीं आए। बंजारा हूँ, कभी इस गांव तो कभी उस गांव, जहां ये मुझे ले जाए मैं वहीं चला जाता हूँ। गोपाल काका ने अपनी गायों की तरफ देखते हुए कहा, वैसे एक बात समझ नहीं आई, लोग जिन गाय भैंस को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि वो अब दूध देना बंद कर चुकी है, आप उन्हें क्यों पालते हैं? आपको ये बोझ नहीं लगता? जिम्मेदारी समझोगे तो बोझ लगेगा, कर्म समझोगे तो सुकून मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जाए। कुछ कर्तव्य सामाजिक दायित्व के भी होते हैं, पर यह बात इंसान को तब तक समझ नहीं आती जब तक कि वो इस जाल में फंसा रहता है। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब कि अपने दिल की आवाज सुनो। रास्ता तुम्हारे सामने है, पर उसे देखने के लिए पहले तुम्हें अपने माया जाल से बाहर आना होगा। इतना कहकर गोपाल काका अपनी गायों के साथ वहां से चले गए, पर उनकी ये बात अमर के दिलो दिमाग में बैठ गई थी। इधर अर्जुन पशुपालन विभाग के कर्मचारी का पीछा करते हुए एक बड़े से सरकारी तबेले में आ गया, जहां दूसरे राज्यों से लाए गए गाय और भैंसों को रखा जाता था। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? पर इस बात से अनजान कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा है, वो सीनियर अधिकारी उस तबेले पर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। साला पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। तभी दो ट्रक आकर उस तबेले के सामने रुके। अर्जुन वहीं छिपकर ये सब देख रहा था। माल कहाँ है? ये रहा माल, गिन लो पूरा है। चलो अब जल्दी से जानवरों को ट्रक में डाल दो। रवि के इशारा करते ही उसके आदमियों ने तबेले से एक एक करके जानवरों को खोलना शुरू किया और उन्हें ट्रक में भरने लगे। ये जानवर वैसे तो
छिपा दिया और वहां से निकल गया। जानवरों की इल्लीगल तस्करी। उस वक्त वो पूरा इलाका रवि के आदमियों से घिरा था, इसलिए अर्जुन ने कुछ भी करना ठीक नहीं समझा और वापस थाने चला गया। मुझे पता था कि वहां पर कुछ तो बड़ा हो रहा है। उसने अपने टेलीफोन से पुलिस हेडक्वार्टर कॉल किया और पुलिस की एक टीम भेजने को कहा, लेकिन जैसे ही अर्जुन अपनी टीम के साथ रेड के लिए उस जगह पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था। सर, यहाँ पर तो कोई पैसों का बैग ही नहीं है। जरूर इन लोगों ने खबर सुनकर छिपा दिया होगा। इन सबको अरेस्ट करो, थाने चलकर अपने आप बता देंगे पैसे इन्होंने कहाँ रखे हैं और इन सब में ये लोग कब से शामिल हैं। उस अधिकारी को पकड़कर भी थाने ले आया था, जिसे उसने बीती रात रवि के साथ देखा था। अर्जुन उस अधिकारी से सच उगलवाने की कोशिश कर रहा था कि तभी पुलिस कमिश्नर वहां आए। अर्जुन, ये सब क्या है? तुमने बिना सबूत के एक सरकारी अधिकारी को कैसे गिरफ्तार किया? सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये लोग पशुपालन विभाग में बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास इनके खिलाफ? सर, सबूत अभी तो नहीं है, पर सच मैं इनसे उगलवा सकता हूँ। अर्जुन, तुम शायद ये भूल रहे हो कि कोर्ट में सबूतों की जरूरत पड़ती है। अभी के अभी उस ऑफिसर को रिहा करो और पहले सबूत लेकर आओ, उसके बाद बात करना। पर सर, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। कमिश्नर ने उस सीनियर अधिकारी और बाकी लोग जो पकड़े गए थे उन सबको छोड़ दिया। सर, अब आप सबूत कहाँ से लेकर आएंगे? अर्जुन ने कुछ पल सोचा और फिर बिना कुछ बोले थाने से निकल गया। इधर गांव में गोपाल काका की बात सुनने के बाद अमर ने गांव वालों की मदद करने की ठान ली थी। अब वो सच में उनकी मदद करना चाहता था। धनिया, मेरे पीछे से कोई भी आए तो उनसे कहना कि मैं पटना गया हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। पर तभी मीना संजय के साथ वहां आ गई। आप कहाँ जा रहे हैं? पटना, कुछ जरूरी काम है। यूं अचानक? मीना को डर था कि कहीं अमर पिछली बार की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना चला जाए। कहा ना जरूरी काम है, 2 दिन में लौट आऊंगा। अमर ने गुस्से से झल्लाते हुए कहा और वहां से जाने ही लगा था कि तभी उसकी नजर संजय पर पड़ी, जो वहीं खड़ा धनिया और मीना से बात कर रहा था। उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान थे। ये तुम्हारे हाथ और गले पर चोट कैसे लगी? अमर की बात सुनकर संजय थोड़ा घबरा गया, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। वो आखिर संजय क्या छिपा रहा था? अमर अचानक पटना क्यों जाना चाहता था? और क्या अर्जुन पशुपालन विभाग में हो रहे स्कैम को सबके सामने ला पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। क्या हुआ, कहाँ खो गए? अमर ने संजय से सवाल करते हुए कहा। तभी मीना बोली, अरे, ये तो हमारे पड़ोसी गिरधारी काका है ना? उनकी बिल्ली ने पंजे मार दिए, है ना संजय? हाँ, तुमने सही कहा, मेरी गलती थी, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था। अमर को पता नहीं क्यों संजय को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर अभी इन सब के बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं था। उसने अपना बैग उठाया और पटना के लिए निकल पड़ा। इधर पटना में अर्जुन सबूत इकट्ठा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसे विभाग के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले अधिकारी से कुछ पेपर्स मिले थे, जिनके मुताबिक विभाग के कुछ अधिकारी जाली बिल्स बनाकर पैसों की हेराफेरी कर रहे थे और जो सामान गरीब लोगों की मदद के लिए खरीदा जाता था उसमें भी हेराफेरी की जा रही थी। सर, मैंने कहा था ना कि विभाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। ये देखिए, पिछले 5 महीनों में 25 से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं, जिनके मुताबिक विभाग के अधिकारी पैसों की हेराफेरी कर रहे थे। सर, मुझे यकीन है कि अधिकारियों ने करीबन 15 से 20 करोड़ का घोटाला किया होगा। कमिश्नर ने सारे पेपर्स देखे और फिर बोले, ठीक है, तुम जाओ, मैं उन अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाता हूँ। तुम रांची जाने की तैयारी करो। रांची? पर क्यों सर? माफ करना, मैं तुमको बताना भूल गया। ऊपर से तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर आ चुके हैं, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। इस केस की चिंता तुम मत करो, मैं किसी भी अच्छे पुलिस अधिकारी को इस केस की जिम्मेदारी दे दूंगा। सर, पर अचानक क्यों? प्लीज अर्जुन, नाउ लीव, मुझे और भी केसेस पर काम करना है। अर्जुन गुस्से में केबिन से बाहर आया और अपना हाथ दीवार पर मारने लगा। इतनी मेहनत के बाद भी उसे आखिर क्या मिला? ट्रांसफर? सर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस पचड़े में मत ही पड़िए। यहाँ ईमानदारी का इनाम ट्रांसफर ही होता है। खैर, अगली पोस्टिंग में याद रखिएगा। इधर अमर पटना आते ही पशुपालन विभाग पहुंचा। हाँ जी, बोलिए, क्या काम है? लेकिन इससे पहले कि अमर कुछ कहता, पीएन ने गलती से पंखे की हवा तेज कर दी, जिससे टेबल पर रखे सारे कागज इधर उधर उड़ने लगे। अरे नालायक, ये क्या कर दिया? माफ करना साहब, मैं तो बस चेक कर रहा था कि पंखा काम कर रहा है या नहीं। मैं अभी समझ देता हूँ। अमर भी पेपर उठाने में पीएन की मदद करने लगा, पर तभी उसकी नजर एक कागज पर पड़ी, जिस पर विभाग के इस महीने के खर्चों का ब्यौरा लिखा था। मैं बिलिया से आया हूँ, वहाँ के लोगों की हालत बहुत खराब है। सूखे की वजह से जानवरों के लिए चारा नहीं है, जरूरी दवाइयों की कमी है। सरकार को जो सब्सिडी जानवरों की खरीद पर लोगों को देनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही। ऐसा क्यों?
सप्लाई तो हर महीने होनी चाहिए, फिर सप्लाई 6 महीने में एक बार क्यों हो रही है? अरे भैया, जब इतनी परेशानी है तो जाकर पुलिस में कंप्लेंट करो ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब सरकार हमें जितना बजट देगी उतना सामान ही तो तुम लोगों तक पहुंचेगा। जाओ अब यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। ये लोग ऐसे तो गांव वालों की मदद नहीं करने वाले। क्या करूं? अमर ने उस पर्ची की तरफ देखा जो वो विभाग से चुरा कर लाया था। एक बात समझ नहीं आ रही, जब लोगों तक सामान पहुंच ही नहीं रहा तो विभाग के इस महीने का खर्च 5 करोड़ से ऊपर पहुंचा कैसे? तभी अमर को सामने एक पीसीओ नजर आया। हेलो, कौन बोल रहा है? अमर बोल रहा हूँ। अरे यार, मैं तुझे फोन ही करने वाला था। तुझे एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी। वो सब बाद में, पहले तू मेरा एक छोटा सा काम कर। हाँ बोलना, क्या करना है? तो कुछ भी करके ये पता कर कि इस साल एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कितना बजट अलॉट हुआ है और इस साल मार्च के अंत तक विभाग का टोटल खर्च कितने का था। पर ये सब तुझे क्यों जानना है? मैं तुझसे जितना बोल रहा हूँ उतना कर। प्रदीप को पता करने को बोल तो दिया, पर गांव वालों की मदद के लिए कुछ तो करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? अमर गांव वालों की मदद करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगे न्यूज चैनल सनसनी खबर के विज्ञापन पर पड़ी। उसने उस विज्ञापन पर लिखे नंबर पर कॉल किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरे पास आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। कैसी खबर? बिलिया के गांव के लोग सूखे की वजह से जान दे रहे हैं। पशुपालन विभाग ने पिछले 5 महीनों से जरूरी सामान उपलब्ध नहीं कराया है। तो इस खबर का मैं क्या करूं? अनुज फोन रखने ही वाला था कि तभी अमर ने आगे कहा, सोच लो, कुछ दिन पहले पशुपालन विभाग में कर्मचारियों की रहस्यमय मौतों की खबर भी सामने आई थी और दूसरी तरफ गांवों में लोगों को विभाग से मिलने वाला सामान तक नहीं पहुंच रहा और जल्द ही चुनाव भी आने वाले हैं। इलेक्शन में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इतना कहकर अमर ने जल्दी से फोन काट दिया। चलो, ये काम तो हो गया। अब अखबार और न्यूज में खबर आने के बाद तो अधिकारियों को गांव वालों के लिए सामान भिजवाना ही पड़ेगा। अमर ने पास के ही एक होटल में कमरा किराए पर लिया था। एक बार गांव वालों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके बाद मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाऊंगा। अमर गांव वालों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी किसी ने बाहर से एक पत्थर होटल की खिड़की पर मारा। अमर चौंक कर खिड़की पर गया और बाहर देखने लगा। कोई आदमी बाहर खड़ा अमर को नीचे आने का इशारा कर रहा था, पर जैसे ही उस आदमी ने किसी के आने की आवाज सुनी वो वहां से चला गया। ये कौन था? अमर ने उस पत्थर की तरफ देखा जो एक कागज में लिपटा हुआ था। उसने वो कागज खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, कल सुबह 9 बजे बस स्टॉप पर मिलो। वो हैरान था कि ये आदमी कौन था जो उसे सुबह बस स्टॉप पर मिलना चाहता था। क्या ये कोई दोस्त था या फिर दुश्मन? सुबह अमर 9 बजे से पहले ही बस स्टॉप पर पहुंच गया और उस आदमी का इंतजार करने लगा जिसने कल रात उसके कमरे में पत्थर फेंका था। पर करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी कोई वहां नहीं आया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कोई शायद मजाक कर रहा था। अमर वहां से जाने ही लगा था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, अमर। अपना नाम सुनते ही अमर चौंक गया था। इस शहर में कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। फिर उसे उसके असली नाम से किसने बुलाया? उसने पलट कर देखा तो सामने चंदन खड़ा था। चंदन, तुम अब तक कहाँ थे? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पर तुम अभी मेरे साथ चलो। चंदन ने अमर का हाथ पकड़ा और उसे पास की कॉलोनी में ले गया जहाँ वो सबसे छिप कर रह रहा था। तुम अब तक कहाँ थे? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जब इंस्पेक्टर अर्जुन तुमसे पूछताछ करने आए थे उस दिन भी मैं गांव आया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी जगह गांव में कौन रह रहा है, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे याद आया कि तुम वही हो जिसे मैंने अपना बैग दिया था। तो फिर तुम मुझसे आकर मिले क्यों नहीं? वो गांव की पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर उन लोगों से मिला हुआ है। अगर उसे पता चल जाता कि मैं असली चंदन हूँ तो वो हम दोनों को मार डालता। इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। लेकिन तुम यहाँ पटना वापस क्यों लौट आए? गांव के हालात बहुत ज्यादा खराब है। मैं उनकी मदद के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए विभाग में शिकायत दर्ज करने आया था ताकि वो शिकायत सुनने के बाद गांव वालों की कुछ मदद कर सके। वो लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले। पर क्यों? विभाग में आखिर चल क्या रहा है? वो मैं तुम्हें सही वक्त आने पर बता दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, मेरा बैग कहाँ है? उसे तो मैं गांव में ही छोड़कर आया हूँ। क्या? ये तुमने क्या किया? उसमें बहुत जरूरी कागज थे। चंदन के ये कहते ही अमर गांव के लिए उसी वक्त निकल गया। इधर अर्जुन ट्रांसफर की खबर के बाद रांची जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस की नौकरी में ऐसा ही होता है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ सेटल होते ही मैं तुमको बुला लूंगा। अर्जुन अपनी पत्नी के सामने दिखा तो रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बुरा लग रहा था कि स्कैम सामने आने से पहले ही उसका ट्रांसफर हो गया। विद्या, वैसे आज का अखबार कहाँ पर है? मैं रास्ते में पढ़ लूंगा और इसी बहाने टाइम भी कट जाएगा। अर्जुन ने वो अखबार उठाया और अपने बैग में रख लिया। इधर अमर जल्द से जल्द गांव पहुंचने की कोशिश कर रहा था। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। अरे भैया, दिल्ली थोड़ी है, सड़क देख रहे हैं आप?
मैं जितनी तेज चला सकता हूँ चला रहा हूँ। अमर को डर सता रहा था कि कोई उसके पीछे से वो फाइल चुरा ना ले। 3 घंटे के सफर के बाद फाइनली वो गांव पहुंच गया। टेम्पू से उतरते ही उसने जल्दी से ड्राइवर को पैसे दिए और तेजी से चिकित्सालय की तरफ भागा। अरे चंदन बाबू, आप पटना से लौट आए? अरे इनको क्या हुआ? ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अमर दौड़ते हुए क्लिनिक पहुंचा तो मीना और धनिया उसे देख हैरान हो गए। क्या हुआ? आप तो कल आने वाले थे, फिर अचानक? मेरे पीछे से वो पुलिस वाला यहाँ आया था क्या? नहीं, इंस्पेक्टर साहब तो खुद पटना गए हुए हैं। ये सुनते ही अमर को थोड़ी तसल्ली हुई और अंदर जाकर वो बैग देखने लगा और उसमें से फाइल गायब। फाइल कहाँ है? अगर इंस्पेक्टर देवेंद्र ने फाइल नहीं चुराई थी तो फिर कौन था वो जो स्कैम के बारे में जानता था और उसने बैग से फाइल चुराई थी? और अर्जुन के ट्रांसफर के बाद आखिर कौन करेगा पशुपालन विभाग में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।